हेलो एंड वेलकम टू ई दुनिया नॉलेज चैनल। आज हम लोग आईपीसीसी के बारे में पढ़ेंगे। जो अभी रिसेंटली क्या है, इन्होंने 6 जो असेसमेंट रिपोर्ट है उसका फर्स्ट पार्ट, जो 6 असेसमेंट रिपोर्ट है उसका फर्स्ट जो पार्ट है वो कल रिलीज हुआ है आईपीसीसी के द्वारा। और आगे जो है हम ना बल्कि आईपीसीसी के बारे में तो पढ़ेंगे, ये जो रिपोर्ट आया है उसकी क्या फाइंडिंग्स है और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड वो सारी चीज़ें जानेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले तो आईपीसीसी क्या है, तो इसका पहले फुल फॉर्म क्या है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये इसका फुल फॉर्म है। ये एग्ज़ाम में यूजुअली पूछा जा सकता है कि आईपीसीसी का फुल फॉर्म क्या है। आगे देखते हैं कि ये इसके बारे में पूरा डिटेल। इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, डिफरेंट गवर्नमेंट इसके पार्टिसिपेंट हैं। इट इज़ डेडिकेटेड टू प्रोवाइडिंग द वर्ल्ड विथ ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक इंफॉर्मेशन रिलेवेंट to understanding of scientific basis of risk of human induced climate change। इसका काम क्या है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो अगर ह्यूमन इंड्यूस्ड है तो उसका एक साइंटिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना पूरे वर्ल्ड को, ये इनका ऑब्जेक्टिव है। और ये कई एस्पेक्ट को कवर करता है, जैसे कि नेचुरल रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क, इकोनॉमिक इम्पैक्ट एंड रिस्क, पॉसिबल रिस्पॉन्स ऑप्शंस। यानी कि ये रिस्क तो बताता ही है कि क्लाइमेट चेंज से क्या रिस्क हो रहा है, बट ये ऑफर करता है कि व्हाट सोल्यूशन वी कैन मेड इन फ्यूचर। नेक्स्ट जो है, आईपीसी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1988। ध्यान रखना है कि 1988 को ये इस्टेब्लिश हुआ है। इट वॉज इस्टेब्लिश्ड बाई वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WMO एंड यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। यानी कि 2 ऑर्गेनाइजेशन ने मिलके आईपीसीसी का गठन किया और ये 2 ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, WMO एंड UNEP। बाद में इसको UN जनरल असेंबली ने इंडोर्स किया। तो अभी करेंटली इसको हम UN का बॉडी कहते हैं, लेकिन जो इस्टेब्लिशमेंट है इसका वो WMO और UNEP ने किया था। अगला पॉइंट है, मेंबरशिप ऑफ आईपीसीसी इज ओपन टू ऑल मेंबर्स ऑफ WMO एंड UN। यानी कि UN के जितने मेंबर हैं और WMO के जितने मेंबर हैं वो आईपीसीसी का मेंबरशिप ले सकते हैं। द आईपीसीसी प्रोड्यूसेस रिपोर्ट्स देता है दैट कंट्रीब्यूट टू द वर्क ऑफ यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यानी कि जो UNFCCC जो क्लाइमेट चेंज के लिए ऑर्गेनाइजेशन है उसके फंक्शनिंग में, उसके डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं जो आईपीसीसी का रिपोर्ट है वो हेल्प करता है। आईपीसीसी जो है, आईपीसीसी's 5th असेसमेंट रिपोर्ट, यानी कि जो आईपीसीसी रिपोर्ट देता है, आगे हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सा रिपोर्ट देता है, उसमें से जो सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट था उसको हम बोलते हैं 5th असेसमेंट रिपोर्ट। और दिस रिपोर्ट वाज क्रिटिकल साइंटिफिक इनपुट इनटू द UNFCCC पेरिस एग्रीमेंट इन 2015। यानी कि 2015 में जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ है, और पेरिस एग्रीमेंट किसके तहत हुआ, ये ये UNFCCC के तहत हुआ है। तो ये जो आईपीसीसी है उसके 5th रिपोर्ट एक बहुत साइंटिफिक फाइंडिंग निकाला था 2015 में, और उसी के बेसिस पे कहीं ना कहीं ये फाइनली जो पेरिस एग्रीमेंट है वो जॉट डाउन किया गया है। अभी आज ये हम आईपीसीसी के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इट इज़ द 6th असेसमेंट। जो 6th असेसमेंट का पीरियड है वो 2015 से लेके
2022 तक का इसका पीरियड है स्टडी का, यानी कि 2022 में इसका फाइनल रिपोर्ट आएगा। इसी 6th असेसमेंट का जो पहला रिपोर्ट है वो आज रिलीज किया गया है, और जिसका टाइटल क्या है, टाइटल ये है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस। ये पूछ सकता है कि 6th असेसमेंट रिपोर्ट का जो फर्स्ट पार्ट है उसका टाइटल क्या था, या क्लाइमेट चेंज 2020 द फिजिकल साइंस बेसिस, ये जो रिपोर्ट है किसने रिलीज किया, तो IPCC ने रिलीज किया, ये आंसर होगा। तो इस तरह आपको पढ़ना है जिससे कि आप एग्ज़ाम में आंसर इजीली कर पाएँ। और IPCC इतना इम्पोर्टेंट बॉडी है कि इसको 2007 में नोबेल प्राइज़ भी दिया जा चुका है। तो अगर ऐसा स्टेटमेंट आए क्वेश्चन में कि IPCC हैज़ अवॉर्डेड विथ नोबेल प्राइज़, या IPCC को नोबेल प्राइज़ दिया जा चुका है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट होगा। अब हम ये देखेंगे कि रिसेंट ईयर्स में IPCC ने कुछ इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट जारी किए हैं, और आजकल एग्ज़ाम में रिपोर्ट पूछने का काफ़ी ट्रेंड है। तो ऐसे इन रिपोर्ट्स का नाम देके पूछ सकता है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया, तो आप उसको ध्यान से एक बार नोट कर सकते हैं कि IPCC ने क्या रिपोर्ट अभी रिसेंट में रिलीज किया। तो एक स्पेशल रिपोर्ट आई थी IPCC की ऑन ग्लोबल वार्मिंग ऑफ 105 डिग्री। इसमें ये बताया गया था कि अगर ग्लोबल जो टेम्परेचर है एक 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट आया था वो था स्पेशल रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट चेंज एंड लैंड। इसमें ये बताया गया था कि जो लैंड एंड क्लाइमेट चेंज है वो कैसे एक दूसरे को इम्पैक्ट कर रहे हैं। तीसरा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रिपोर्ट आया था वो है स्पेशल रिपोर्ट ऑन ओशन एंड क्रायोस्फीयर इन ए चेंजिंग क्लाइमेट। क्रायोस्फीयर अब किसको कहते हैं, जो भी हाईली कोल्ड एरियाज़ हैं, स्पेशली द पोल्स एंड ग्लेशियर्स, उनको क्या बोलते हैं, इस वाले रीजन को बोलते हैं क्रायोस्फीयर। तो क्रायोस्फीयर के मेल्टिंग से ओशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एंड क्लाइमेट चेंज पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सारा डिस्कशन इस रिपोर्ट में किया गया है। IPCC का सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि ये डिफरेंट जो असेसमेंट रिपोर्ट है वो बहुत ही पीरियाडिक बेसिस पे आता रहता है, और ये असेसमेंट रिपोर्ट जो है वो ऐसा नहीं कि ये खुद ही स्टडी करते हैं साइंटिफिक बेसिस पे, नहीं। IPCC में क्या है, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं डिफरेंट फील्ड के, और वो साइंटिस्ट क्या करते हैं, जो जितने भी जर्नल, जितने भी रिसर्च, जितने भी प्रोजेक्ट वर्ल्ड वाइड किए जा रहे हैं किस पे, क्लाइमेट चेंज पे, उसका स्टडी करके एक फाइनल रिपोर्ट तैयार करते हैं जिसमें कारण बताते हैं, उसके इम्पैक्ट बताते हैं, और इवन सजेस्ट करते हैं कि फाइनली क्या मेजर लिए जाने चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट असेसमेंट जो था इसका वो 1990 में आया था, और इसी का एक सप्लीमेंट्री रिपोर्ट जो आया था वो 1992 में आया था। दूसरा असेसमेंट रिपोर्ट 1995 में आया। तीसरा असेसमेंट रिपोर्ट 6 साल बाद 2001 में आया, और फोर्थ असेसमेंट रिपोर्ट 6 साल बाद अगेन 2007 में आया। फिफ्थ असेसमेंट रिपोर्ट 2014 में आया। ये ध्यान रखना है कि ये सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट था, और फिफ्थ असेसमेंट रिपोर्ट ही जो UNFCCC का पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है उसको फाइनलाइज करने में कहीं ना कहीं फिफ्थ असेसमेंट रिपोर्ट का बहुत बड़ा रोल था। नेक्स्ट जो अभी जिस पीरियड में चल रहा है, इस पीरियड का जब फाइनलाइजेशन होगा 2022 में, तो उसमें
एक फाइनल रिपोर्ट ये सबमिट करेगा जिसको बोलेंगे 6th असेसमेंट रिपोर्ट, और इसी का पहला रिपोर्ट जो है अब सबमिट कर दिया गया है। अब हम कुछ जानेंगे कि जो रिसेंट आया हुआ है क्या कहते हैं रिपोर्ट, उसकी क्या मेजर फाइंडिंग्स है। तो पहले हम ग्लोबल लेवल पे देखेंगे, फिर हम साउथ एशिया, एशिया एंड देन इंडिया लेवल पे देखेंगे कि क्या फाइंडिंग है इस रिपोर्ट की। ये पहले रिपोर्ट ये कहता है कि इट अफर्म्स दैट एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज इज रियल, present and lasting. It is now unequivocal that human influence has warmed the atmosphere, ocean, land to an unprecedented degree. इसका मतलब ये है कि वर्ल्ड में पहले एक डिबेट चल रहा था कि इज़ देयर क्लाइमेट चेंज और एग्जिस्ट और नॉट। तो कुछ लोग डिबेट क्या है कि क्लाइमेट चेंज तो हो रहा है, लेकिन कुछ क्लाइमेट चेंज जो है वो नेचुरल प्रोसेस है, बट कुछ जो फास्टेंड क्लाइमेट चेंज हुआ है उसका जो रीज़न है वो ह्यूमन है। एक धड़ा ये कह रहा है, दूसरा धड़ा कहता है कि क्लाइमेट चेंज वो नेचुरल प्रोसेस है और इसको ये होगा ही, ये ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से नहीं हो रहा है। लेकिन ये रिपोर्ट जो आईपीसीसी का कहता है कि एंथ्रोपोजेनिक जो क्लाइमेट चेंज है वो रियल है, इट एग्जिस्ट, यानी कि ये प्रेजेंट है और उसका जो इम्पैक्ट है वो लास्टिंग है। कहीं ना कहीं ह्यूमन जो है एटमॉस्फेयर को वार्म कर रहा है, ओशन को वार्म कर रहा है और लैंड को वार्म कर रहा है, और कितना कर रहा है, टू एन अनप्रेसिडेंटेड डिग्री, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पैक्ट कर चुका है, जो जिसका रिवर्सल कहीं ना कहीं बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा। अब ये चीज़ें किस चीज़ से अफर्म हुई हैं, तो ये रिपोर्ट बोलता है कि एक्सट्रीम इवेंट्स आर बीइंग फेल्ट अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी कि एक्सट्रीम इवेंट जो हैं बहुत सारे वो अक्रॉस द वर्ल्ड फील किए गए हैं। जैसे आपने न्यूज़ में अगर पिछले साल 2 सालों से न्यूज़ ट्रैक करे होंगे तो आपको पता चला होगा कि वाइल्ड फायर्स इन ऑस्ट्रेलिया, जिसको बुश फायर भी बोलते हैं, तो बुश फायर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया वॉज ऑल्सो आउटकम ऑफ क्लाइमेट चेंज। स्वीडन में जो फायर हुआ था वाइल्ड फायर, वो भी क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट था। नॉर्थ वेस्ट अमेरिका में हीट वेव आए थे, नॉर्थ वेस्ट अमेरिका में भी वाइल्ड फायर हुआ था जो काफ़ी लार्ज स्केल पे डैमेज किया था वाइल्ड लाइफ को। हीट वेव साइबेरिया में आया था, कनाडा में आया था, और जो प्रॉब्लम क्या है कि कनाडा और साइबेरिया टेम्परेट रीजन में है, अगर वहाँ हीट वेव की प्रॉब्लम आ रही है तो द प्रॉब्लम ऑफ हीट वेव वाज ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, और ह्यूमन उसके लिए बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर था। दूसरा और एग्जाम्पल क्या उन्होंने दिया, डिवास्टेटिंग ड्राउट्स इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में जो ड्राउट्स आए वो भी क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड थे। बोल रहे हैं कि उस रिपोर्ट की ये अगला स्टेटमेंट है कि एविडेंस हैज़ ग्रोन सिंस द लास्ट असेसमेंट रिपोर्ट दैट ह्यूमन एक्टिविटी हैज़ एग्जैबरेटेड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, यानी कि ह्यूमन एक्टिविटी कहीं ना कहीं एक्सट्रीम इवेंट को, वेदर जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट जो है वो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स लाइक फ्लड, ड्राउट, साइक्लोन, ये सब जो आ रहे हैं ये कहीं ना कहीं इसका रीज़न ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज है। अगली फाइंडिंग में रिपोर्ट ये कहता है कि सी लेवल आर प्रोजेक्टेड टू राइज, यानी कि सी लेवल राइज करने वाला है
इस सेंचुरी में, यानी कि हम किस सेंचुरी में रह रहे हैं, 21st सेंचुरी में। द राइज इज एज मच एज 2 मीटर कैन नॉट बी रूल्ड आउट, यानी कि ये कह रहा है कि ये जो राइज है पूरे 21st सेंचुरी में वो 2 मीटर तक हो सकता है राइज सी लेवल में। अब सी लेवल का राइज बहुत ही डेंजरस होगा, स्पेशली लिविंग लो लाइन लैंड, यानी कि लो लाइन लैंड जो है वो डेंजर में आ जाएंगे। कोस्टल कम्युनिटी वल्नरेबल हो जाएगा डिफरेंट फिनोमेना के लिए। नेक्स्ट रिपोर्ट ये फाइंड करता है और कहता है कि एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इन 2001 एंड 2020 वेयर 1.1 डिग्री सेल्सियस हायर कंपेयर टू 1850 एंड 1900। अब देखिए 1850 एंड 1900 वाला पीरियड क्या है, ये इंडस्ट्रियल पीरियड है। अगर इस पीरियड से देखेंगे तो 2011 से 2020 के बीच में जो टेम्परेचर है वो कितना बढ़ गया है, 1.1 डिग्री सेल्सियस। सोचिए अगर 1.1 डिग्री सेल्सियस में अगर इतना इवेंट्स हो रहा है तो अगर 21st सेंचुरी के एंड में, यानी कि 2100 के एंड में अगर हम इमेजिन करें कि 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा तो यही एक्सट्रीम जो इवेंट्स हैं, एक्सट्रीम जो वेदर हैं वो और भी बढ़ जाएंगे और इसकी वजह से बहुत सारा लाइफ खतरे में पड़ सकता है। और ये फाइंडिंग इम्पॉर्टेंट है, सीधा ये स्टेटमेंट आपको एग्ज़ाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट फाइंडिंग ये है कि सम चेंजेस आर लॉक्ड इन सच एज राइजिंग सी लेवल, मेल्टिंग ग्लेशियर which can now no longer be reversed। अब ये बहुत ही एक्सट्रीम फाइंडिंग है। ये फाइंडिंग आईपीसीसी का रिपोर्ट ये कहता है कि कुछ चेंजेस ऐसे ऑलरेडी हो गए हैं जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकते, जैसे कि सी लेवल का राइज होना, ग्लेशियर का मेल्ट होना, इसको हम रिवर्स नहीं कर पाएंगे किसी भी हालत में। जो आईपीसीसी का रिपोर्ट है वो काफ़ी अच्छा फाइंडिंग एशिया और साउथ एशिया को लेके करता है, क्योंकि हम एशियन कंट्री में रह रहे हैं, साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट में रह रहे हैं, तो हमारे लिए ये फाइंडिंग भी इम्पॉर्टेंट है। पहला फाइंडिंग ये है कि एवरेज एंड हैवी प्रेसिपिटेशन विल ऑल्सो इंक्रीज ओवर एशिया। अब ऐसा स्टेटमेंट आ जाएगा कि ड्यू टू क्लाइमेट चेंज एवरेज एंड हैवी प्रेसिपिटेशन विल इंक्रीज, तो वो स्टेटमेंट सही होगा। ठीक है, तो एवरेज एंड हैवी प्रेसिपिटेशन बढ़ जाएगा, यानी कि बारिश का मात्रा बढ़ जाएगा, यानी कि एवरेज माना ओवरऑल जो है रेनफॉल वो तो ज़्यादा होगा ही, लेकिन जो अमाउंट होगा, हैवी रेनफॉल का जो अमाउंट होगा वो भी कहीं ना कहीं हाई होगा। जैसे कि हैदराबाद में जो रेनफॉल आया रिसेंटली, उसमें हम लोगों ने देखा कि वो क्लाइमेट चेंज कहीं ना कहीं इंड्यूस्ड था और अचानक से ही वो बारिश का जो लेवल था वो काफ़ी बढ़ गया था। द रिपोर्ट स्टेट्स, रिपोर्ट ये कहता है कि साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन मानसून हैज़ वीकेंड, यानी कि जो सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी था, अब 20th सेंचुरी कब से कब तक है, 1900 से 1999 या 2000 तक, ये 20th सेंचुरी है। अब ये बोल रहा है कि जो 1950 से 2000 के बीच का पीरियड है उसमें जो मॉनसून था, साउथ और साउथ वेस्ट एशियन ईस्ट एशियन मॉनसून, वो वीकेन हुआ है, यानी कि कमज़ोर हुआ है ड्यू टू इंक्रीज इन एरोजोल, यानी कि एरोजोल पार्टिकुलेट मैटर जो इंक्रीज हुआ है उसकी वजह से जो मॉनसून है वो वीकेन हुआ है। और ये एरोजोल किसकी वजह से आ रहा है, एयर पोल्यूशन से आ रहा है, और एयर पोल्यूशन किसकी देन है, वो ह्यूमन एक्टिविटी जो बढ़ रहा है, डेवलपमेंट, ये सब की देन है। द ड्राई नॉर्थ एंड वेट साउथ पैटर्न ऑफ ईस्ट एशियन समर मानसून प्रेसिपिटेशन चेंजेस आर रिजल्ट ऑफ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज एंड एरोजोल। बोल रहा है कि ये जैसे एशिया वाला रीजन है, मान लीजिए, है ना, ये ईस्ट एशिया है, ये साउथ ईस्ट एशिया है,
और ये साउथ एशिया है। अब बोल रहे हैं यहाँ जो मानसून वीक हुआ है उसका रीज़न क्या है, एरोजोल और पार्टिकुलेट मैटर है। लेकिन ईस्ट एशिया में जो मानसून में चेंजेस आए हैं उसका वो किसका इम्पैक्ट है, वो ग्रीन हाउस गैसेस का इम्पैक्ट है और एरोजोल का इम्पैक्ट है। तो ध्यान रखना है कि इस तरह से स्टेटमेंट आ जाए तो करेक्ट होगा। नेक्स्ट अब हम प्रिसाइजली जानेंगे कि इंडिया पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, इम्पैक्ट ऑन इंडिया। तो फॉर इंडिया इंक्रीज इन हीट वेव्स यानी कि हीट वेव में इंक्रीज हुआ है, इज मार्क्ड बाय अदर इमिशंस लाइक एरोजोल इमिशन। यानी कि हीट वेव जो है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से तो हुआ ही है, एरोजोल इमिशंस की वजह से भी हो रहा है। इफ़ देर इज़ ए रिडक्शन इन एरोजोल, कह रहा है कि अगर एरोजोल में रिडक्शन हो जाएगा वी विल सी फर्दर इंक्रीज इन हीट वेव। तो ध्यान रखना है कि एरोजोल का बढ़ना और एरोजोल का इवन घटना दोनों ही हीट वेव को इंड्यूस कर सकता है। ये बहुत ही माइन्यूट फाइंडिंग है। अगर ऐसा इस तरह का स्टेटमेंट आए एग्ज़ाम में तो दोनों ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट इंडिया के बारे में कहा है कि इंडिया विल एक्सपीरियंस एन इंटेंसिफिकेशन ऑफ वाटर साइकिल which will affect rainfall pattern as well as increased monsoon precipitation। मतलब कह रहा है कि इंडिया जो है, जो इंडिया का वाटर साइकिल है वो भी क्लाइमेट चेंज की वजह से इम्पैक्ट करेगा। और अगर वाटर साइकिल का इंटेंसिफिकेशन वीक हुआ या ज़्यादा हो गया, बढ़ गया वाटर साइकिल की इंटेंसिटी, तो उसका अफेक्ट जो है वो रेनफॉल पैटर्न में देखने को मिलेगा। और कहाँ मिलेगा, इट विल लीड टू इंक्रीज्ड मॉनसून प्रेसिपिटेशन, और इसकी वजह से मॉनसून प्रेसिपिटेशन जो है इंक्रीज हो सकता है। तो पीछे हमने देखा कि मॉनसून क्यों, एरोजोल की वजह से वीक होगा, लेकिन अगर वाटर साइकिल इंटेंसिटी इसका बढ़ गया तो मॉनसून का प्रेसिपिटेशन है वो बढ़ सकता है। आगे बोलता है रिपोर्ट कि इन इंडियन ओशन द सी टेम्परेचर इज़ हीटिंग, यानी कि सी टेम्परेचर इज़ हीटिंग एट हायर रेट देन अदर एरियाज़। यानी कि इंडियन ओशन जो है वो उसका जो टेम्परेचर है बाकी एरिया से काफ़ी तेज़ गति से हीट हो रहा है, यानी कि वार्म हो रहा है, जो एक बहुत बड़ा कंसर्न है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो मॉनसून होता है वो इंडियन ओशन के हीटिंग से काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है उसका। तो अब देखेंगे साउथ वेस्ट मॉनसून हैज़ डिक्लाइंड ओवर द पास्ट फ्यू डिकेड। अब इसका जो इम्पैक्ट होगा वो साउथ वेस्ट मॉनसून के हीटिंग पे होगा, और ये कहीं ना कहीं हमें डिक्लाइन देखने को मिला है कुछ लास्ट के डिकेड में कि साउथ वेस्ट मॉनसून डिक्लाइन हुआ है ड्यू टू हायर हीटिंग ऑफ सी सरफेस टेम्परेचर ऑफ इंडियन ओशन। बट इसमें एक और ट्वीक है, बोल रहा है कि ये जो डिक्लाइन देखा गया है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन एरोजोल की इंक्रीज की वजह से देखा है। बट वंस दिस रिड्यूसेस वी विल एक्सपीरियंस हैवी मॉनसून रेनफॉल। यानी कि अगर एरोजोल रिड्यूस होगा तो उसकी वजह से देयर कैन बी पॉसिबिलिटी कि मॉनसून कहीं ना कहीं अच्छा हमें देखने को मिल जाए। नेक्स्ट फाइंडिंग जो है वो इंडिया टू सी मोर हीट वेव्स। ध्यान रखना है कि और भी हीट वेव्स इंडिया में आ सकते हैं, साइक्लोनिक एक्टिविटी बढ़ सकता है ओवर द नेक्स्ट फ्यू डिकेड। ये इंडिया के लिए वार्निंग है, कहीं ना कहीं ये सब पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करेगा। आगे हम ओवरऑल बस पॉइंट वाइज देख लेंगे कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवरऑल देखेंगे, इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर एंड इकोलॉजिकल ड्राउट। ध्यान रखना है कि ड्राउट बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। इंक्रीज इन हीट वेव, increase rainfall event, average and heavy precipitation will also increase, more cyclonic activity will happen, annual and summer monsoon precipitation will increase, enhance interannual variability, heat extremes
हैव इंक्रीज, यानी कि हीट की जो एक्सट्रीमिटी है वो बढ़ जाएगी, वाइल कोल्ड एक्सट्रीम्स हैव डिक्रीज, यानी कि कोल्ड की एक्सट्रीमिटी ध्यान रखना है कि डिक्रीज करेगा, लेकिन हीट की एक्सट्रीमिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। फॉरेस्ट फायर इंक्रीज होगा, राइजिंग सी लेवल, मेल्टिंग ग्लेशियर, इंटेंसिफिकेशन ऑफ वाटर साइकिल, कोस्टल एरिया लॉस होगा, शोर लाइन रिट्रीट होगा, मोर फ्रिक्वेंट एंड सिवियर कोस्टल फ्लडिंग इन लो लाइंग एरियाज, कोस्टल इरोजन बढ़ जाएगा, और इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी स्पेशली एग्रीकल्चर का बहुत नुकसान होगा इसकी वजह से। जो रिपोर्ट की फाइंडिंग है उसमें ये कहता है कि जो पेरिस एग्रीमेंट है कहीं न कहीं ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा कि अगर पेरिस एग्रीमेंट में जो प्लेस दिए गए हैं, जो INDC में टारगेट दिए गए हैं, अगर कंट्रीज इसको करें तो कहीं ना कहीं वो बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो ये बोलता है रिपोर्ट कि पेरिस एग्रीमेंट वाज मोन्यूमेंटस इन कमिटिंग सिग्नेटरीज टू लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग टू 2 डिग्री। अब पेरिस क्लाइमेट में क्या है, टारगेट जो है वो 2 डिग्री लिमिट करना है, कब तक, 2100 तक, और उसका रेफरेंस है एबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल, यानी कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल से जो टारगेट होगा हमारा कि 2100 तक हमें जो ग्लोबल वार्मिंग है वो 2 डिग्री सेल्सियस तक ही रोकना है, और प्रीफरेबली 1.5 तक ही रोक के रखना है। तो इसमें जो पेरिस एग्रीमेंट के बारे में अब मैं डिटेल में नहीं बता रही हूँ, नीचे एक लिंक दे दूँगी जिसमें पेरिस एग्रीमेंट जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में आप उसमें पढ़ सकते हैं। Thank you. If you like the video, please like, subscribe and share among your friends.